आपका मीडिया स्टडीज़ में 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो एक गैप है इंडस्ट्री में और स्टडीज़ में, इस गैप को किस तरह फुलफ़िल किया जा सकता है? जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उस वक्त एक गैप डेफिनेटली क्रिएट हुआ कि वो लोग जो पीटीवी से जिनकी ट्रेनिंग थी उन्होंने तो ज्वाइन किया, पर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे थे उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब जो है ना, वो जो गैप जो बहुत ज़्यादा था अब वो कम होना शुरू हुआ है। जिन इदारों के पास से लैब्स मौजूद हैं, टीवी स्टेशन या उनका वेब टीवी बाकी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत एक्सीलेंट ट्रेनिंग हो रही है। मतलब आप कोई ऐसी एस्पिरेशंस तो नहीं रख रहे थे जो बिल्कुल गैर हकीकी होती है? मीडिया की जो इंडस्ट्री है इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, एक्चुअली रियल वर्कफोर्स वो है। बच्चे जो देख रहे हैं आजकल के जितने भी, वो ऑन स्क्रीन को देख रहे हैं, वो कहते हैं हमें एंकर बनना है। हर बच्चा तो एंकर नहीं बन सकता, तो उससे बेहतर है कि बिहाइंड द कैमरा वो ऐसे काम सीखे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने को मार्केट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, सवाल यह है कि मीडिया स्टडीज़ को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मीडिया स्टडीज़ का आज के दौर में स्कोप क्या है? ख़ासकर एक ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे वेब चैनल्स आ रहे हैं, लोग यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, ऐसे दौर में लोग मीडिया स्टडीज़ को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते। और जो लोग ज़रूरी नहीं समझते उनके लिए नुकसान क्या है? और अगर आप मीडिया स्टडीज़ को नहीं पढ़ना चाहते तो वो कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है, कोर्सेज़ हैं जिनके ज़रिए आप कंपनसेट कर सकते हैं? आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं मोहतरम डॉक्टर मियां हनान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, आपका मीडिया स्टडीज़ में 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है। आप डीन रहे हैं सोशल साइंसेस के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, आप डीन मीडिया कम्युनिकेशन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, इसी तरह आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं एफसी कॉलेज में। तो इतना वसी आपका तजर्बा है। सर, इस तजर्बे की रोशनी में अगर हम मीडिया स्टडीज़ को देखें और आज की मौजूदा सूरत हाल देखें, तो आपको क्या लगता है कि हमारी स्टडीज़ में, मीडिया चैनल्स में ये जो एक गैप है इंडस्ट्री में और स्टडीज़ में, इस गैप को किस तरह फुलफ़िल किया जा सकता है? क्योंकि जो इंडस्ट्री है उसको हमेशा ये गिला रहता है, जो ट्रेन लोग नहीं आते, ठीक है, जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो नहीं आती। तो तलबा ऐसा क्या करें, या एजुकेशन में ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए, या आपने इस दौरान कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ की जो कि खातिर ख्वाह फ़ायदा लेकर आएँ? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको, पहले तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले तो ये है कि पाकिस्तान में मीडिया एजुकेशन, अगर आप जब टीवी चैनल्स पाकिस्तान में हैं 2000 के बाद, प्राइवेट टीवी चैनल्स, उससे पहले जो ना हमारे साथ पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट हुआ करता था या मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट। उसमें जो बच्चे पढ़ के निकलते थे तो वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर जॉब्स कर रहे हैं। उसमें आपके बड़े बड़े नाम है, अहमद मीर है या किसी भी बड़े नाम को ले लें, वो सारे पंजाब यूनिवर्सिटी से या डिफरेंट यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA मैस कम्युनिकेशन में किया था। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उस वक्त एक गैप डेफिनेटली क्रिएट हुआ कि वो लोग जो पीटीवी से जिनकी ट्रेनिंग थी उन्होंने तो ज्वाइन किया, पर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे थे उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। पर लास्ट 15 ईयर्स से, जब से HEC ने भी इसके ऊपर बड़ा स्टेप अप हुआ है, और स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास बाकायदा उन्होंने अपने स्टूडियोज़ बनाए हैं, उन्होंने अपने रेडियो चैनल्स, रेडियो स्टेशंस बनाए हैं जहाँ पे स्टूडेंट को हैंड ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब जो ना, वो जो गैप जो बहुत ज़्यादा था अब वो कम होना शुरू हुआ है। अभी अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल इन पार आ गए, ऐसा नहीं है, पर इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आ रही है। अब उसमें दो चीज़ें हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हैं, जहाँ पे मैं सर्व किया है, वहाँ पे बड़े अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज़ बने हुए हैं, सारा कुछ है। वहाँ पे हम बच्चों को बड़ी हाई लेवल की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पर अगर उसी तरह के पब्लिक सेक्टर में, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी या और कुछ कराची यूनिवर्सिटी, इनके पास भी बड़े अपने अच्छे पूरे मौजूद हैं सारी चीज़ें, इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशली जो कॉलेजेस जो MA जर्नलिज्म करवा रहे हैं और जो BS करवा रहे हैं, जो ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे ये स्टूडियोज़ मौजूद नहीं हैं, वहाँ के जब बच्चे पढ़ के निकलते हैं, जब वो किसी टीवी चैनल में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो नॉर्मली वहाँ पे जो HR में लोग होते हैं या जो टेक्निकल लोग होते हैं, वो कहते हैं जब हम आपके मीडिया के लोगों से इंटरव्यू किया स्टूडेंट्स के, उनको तो आता कुछ नहीं है। भाई, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बच्चे कौन से इदारे से पढ़ के आए हैं। जिन इदारों के पास से लैब्स मौजूद हैं, जिन इदारों के पास टीवी स्टेशन या उनका वेब टीवी बाकी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत एक्सीलेंट ट्रेनिंग हो रही है। बाकी अब HEC ने, मैं खुद HEC कैरिकुलम कमेटी का मेंबर रहा हूँ, हमने कैरिकुलम को डिज़ाइन किया HEC का 2013, फिर उसके बाद 14, फिर 15 के अंदर उसको डिज़ाइन किया, बाकायदा नए कोर्सेज ऐड किए हैं, नए कंटेंट ऐड किए हैं, और ऐसे कंटेंट ऐड किए हैं कि जो नीड ऑफ द टाइम के मुताबिक है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, बल्कि उसके जो कंटेंट का जो हमने चीज़ें ली हैं वो
अमेरिकन पर्सपेक्टिव को भी लिया है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव को लिया है और उसके साथ उसको इनकॉर्पोरेट किया पाकिस्तानी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि जब तक हम अपने मरूजी हालात जो पाकिस्तान के हैं उसको नहीं देखेंगे हम नहीं कर सकेंगे अपने स्टूडेंट को उस लेवल तक का हम उन्हें एजुकेट नहीं कर सकते। पर अगर आप कहें कि ये 100% ट्रेनिंग परफेक्ट हो गई है तो मैं कहूँगा नहीं, अभी बहुत सारा गैप है, पैसा लगाने की ज़रूरत है। HEC को, स्टूडियोज़ को, जो यूनिवर्सिटियों को मज़ीद फंडिंग करने की ज़रूरत है, प्राइवेट को भी, पब्लिक सेक्टर भी, ताकि स्टूडेंट को हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो। अब तो एक और भी चीज़ बड़ी आसान हो गई है, लोगों के पास अब मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल के थ्रू भी पूरी एप्लीकेशन वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं। सिटीजन जर्नलिज्म के तहत खुद यूट्यूब पे लोग बनाना शुरू हो गए हैं, अपलोड कर रहे हैं। इसका मतलब लोगों की अब जो मीडिया से रिलेटेड जो सेंस है ना वो बड़ी भी है। मीडिया लोग लिटरेट भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, अब सोशल मीडिया लोगों को बहुत एक्टिव कर दिया है। तो ये उसमें बहुत सारे लोग अगर आप देखें तो ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से ही पढ़े हुए हैं विद मीडिया एजुकेशन के साथ। तो काफ़ी अब हमारे एंकर्स भी आ रहे हैं, न्यूज़ कास्टर्स भी आ रहे हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और विद इन 5 to 6 मंथ वो बिल्कुल बड़ा एक कारआमद पुर्जा के तौर पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली सर। तो जो तलबा मीडिया स्टडीज़ में आते हैं, आपके ख्याल में उनकी एस्पिरेशंस क्या होती हैं, वो किस इंटेंशन से आते हैं? क्योंकि आपका तजर्बा बहुत रहा है, आपने पढ़ाया भी है, तो तलबा के मसाइल क्या हैं, या तलबा कोई ऐसी एस्पिरेशंस तो नहीं रख रहे थे जो बिल्कुल गैर हकीकी होती हैं? देखिए मैं तो इस चीज़ की बड़ी फेवर में हूँ कि बंदे को मिशन तो बड़ी अपने ऑब्जेक्टिव्स को बड़ा टॉप पे रखना चाहिए, फिर ही बंदा उसमें अचीव करता है तो अपनी मंजिलें तय करता है। जहाँ तक आपकी ये बात है कि स्टूडेंट क्या माइंडसेट लेके आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोग मीडिया की जो इंडस्ट्री है इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, एक्चुअली रियल वर्कफोर्स वो है जो आपके बड़े बड़े एंकर्स जो है ना उसके पीछे जितना भी रिसर्च का काम हो रहा है, जितनी वो डिगिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की, वो सारा एक रिसर्चर्स की टीम पूरी कर रही है। आपका जो प्रोड्यूसर है, असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, आपका जो बड़ा की बंदा है वो आपका कैमरा मैन, उसने आपका एंगल कौन सा लेना, आपको किस तरह ब्यूटीफाई करके देना, इवन आपका जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बैक एंड के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली जब एक शो बनता है या एक टॉक शो है या एक पॉलिटिकल टॉक शो है, कुछ भी है, उसके पीछे एक पूरी टीम ऑपरेट कर रही होती है। फिर उसके बाद जो बड़ा एक रिसोर्सफुल पर्सन होता है वो आपका एंकर आ जाता है, फिर जो मेहमान आता है जिस तरह। अब जो एंकर है ना, बच्चे जो देख रहे हैं आजकल के जितने भी, वो ऑन स्क्रीन को देख रहे हैं। वो कहते हैं हर बच्चा जो थोड़ा गुड लुकिंग है या उसको थोड़ी सी वो वोकल है, यानी कि वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी बेहतर है, तो वो कहते हैं हमने एंकर बनना है। वो बड़े बड़े एंकर्स को एग्जांपल देते हैं, जी हमने इस तरह करना है, हमने ये करना, हमने ये करना है। हर बच्चा तो एंकर नहीं बन सकता, क्योंकि वही स्लॉट्स टीवी चैनल हमारे पास इतनी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। 80-85 के टीवी चैनल्स हैं, उसमें सिर्फ 10 to 12 टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो आपको वो दे रहे हैं, प्रॉपर टाइमली पे कर रहे हैं, वरना तो बाकी में पेस बहुत कम है। तो उससे बेहतर है कि बच्चा बजाय स्क्रीन के ऊपर मौका नहीं मिलता तो उसको बिहाइंड द कैमरा वो ऐसे काम सीखे जिसमें वो डॉक्यूमेंट्रीज बना सकता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने को मार्केट कर सकता है। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथ कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। सिर्फ टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टीवी या सोशल मीडिया, यही नहीं है। देखिए आप यूट्यूब अपना चैनल बनाएं, उसके ऊपर आप इनकम कर सकते हैं। आपकी जितनी भी आपकी कंपनी है उसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उसके तौर पे आपका स्ट्रेटजिस्ट होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, उसकी जॉब्स है। जिस तरह मार्केटिंग, जिस भी कंपनी के अंदर मार्केटिंग की जॉब है वहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट की जॉब होनी चाहिए, और पब्लिक रिलेशन की जॉब होनी चाहिए, जिसने आपकी इमेज बिल्डिंग करनी है अदारे की, जिसने बाकायदा न्यूज़पेपर्स के अंदर इमेज बिल्ड करना है, उसकी ब्रांडिंग करनी है अदारे की। तो ये सारे मीडिया के लोग करने वाले हैं। तो मीडिया की तो जॉब्स मैं समझता हूँ आगे फ्यूचर में जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, पर यह है कि स्किल सेट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्किल सेट कौन सा है। आप उसके अलावा ये है कि आप अपना प्रोडक्शन हाउस बना सकते हैं, अपने इंडिविजुअली काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक चीज़ है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चों का जो नॉर्मली जो होता है जब वो आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो दे आर एम्बिशियस, दे आर लुकिंग फॉर टू बी एंकर इन फ्यूचर। तो ये एक सिर्फ एक एक्सपेक्ट है जो उनको नज़र आता है, जी हम टीवी के ऊपर आएंगे। हालांकि बिहाइंड द सीन बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं इस फील्ड के अंदर, और उसमें भी बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं जो इन लोगों को चला रहे होते हैं, जो आप सामने जो एंकर्स जो लोग काम कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने इसमें देखा है कि अगर जो एंकर है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, जो पीछे लोग काम ऑपरेट कर रहे हैं पूरे चैनल्स के अंदर, जो मैनेजमेंट की टीम है चैनल्स के अंदर, जो दूसरे, उनकी पे उस लेवल की नहीं है जो एक एंकर ले रहा है। पाकिस्तान में इस तरह है, बाहर भी ऐसे ही है। देखिए बाहर के मुल्कों में जो आपके मीडिया मैनेजर्स हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हैं, उनकी तो आप
छोड़ दें, एंकर भी पैसे ले रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं। जो आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े जो स्पिन डॉक्टर्स हैं जो उनके लिए बाकायदा प्लानिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, वो उनकी एंकरों से भी डबल तनख्वाहें हैं जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मैं अगर कनाडा के हवाले से बात करूं, उसमें आपकी या अमेरिका के हवाले से मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल रिपब्लिकन है या कंजर्वेटिव पार्टी है कनाडा की या उसकी लिबरल्स हैं, तो ये तो बाकायदा इनके बाकायदा हायर्ड लोग होते हैं। ये पूरी उसकी कंपेन स्ट्रेटजी बना के देते हैं, इशू ओरिएंटेड पूरी उनकी प्लानिंग होती है। हमारे यहाँ तो एक कोई मसला आ गया तो उसको बोल दिया, जो बात कर दी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया बाद में, तो लोग भी भूल जाते हैं भाई इलेक्शन के स्लोगन्स क्या थे और अब क्या हो रहा है। वहाँ की तो पूरी एक डिज़ाइनिंग है और इसकी बड़ी ये टेक्निकल फील्ड है। देखिए, अगर आप हेल्थ कम्युनिकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आजकल, आप देखें कोरोना का पाकिस्तान में फैला हुआ है और मैं समझता हूँ कि एक डिज़ास्टर है, फेलियर है टोटल गवर्नमेंट का भी, टोटल फेलियर है टू एजुकेट द पीपल कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या, किस तरह ये यानी कि ये बीमारी फैल गई है। लोगों को अगर शुरू में प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते SOPs को। गवर्नमेंट ने SOPs ही बहुत लेट दिए। ये SOPs हमें जनवरी में बना लेने चाहिए थी, फिर इनको सख्ती करते, जुर्माने करते लोगों को। कम से कम SOPs को इम्प्लीमेंट करवाने पड़े ना। जिस तरह आप ट्रैफिक सिग्नल, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल लाहौर में लगा दिए ट्रैफिक सिग्नल, तो लोग खुद ही रुकेंगे। भाई जब आप खुद ऑब्जर्व करें, जिस ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस वाला खड़ा होता है वहाँ पे आपको लोगों की जो कंप्लाइंस है वो ज़्यादा नजर आती। इवन के ट्रैफिक सिग्नल मौजूद है, रेड लाइट है, फिर भी लोग जो है क्रॉस कर जाते हैं। अगर पुलिस वाला खड़ा है तो लोग नहीं करते। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, स्पेशली पाकिस्तानियों की। सर, अब वेब चैनल्स भी आ गए हैं, सोशल मीडिया भी आ गए हैं, हर बंदा अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है। अब मीडिया स्टडीज़ की तरफ लोगों की तवज्जो इतनी नहीं है, उसको बाकायदा सीखना, समझना, उसकी बारीकियों में जाना, बहुत सारे लोग इससे हट भी गए हैं। तो ये जो स्कोप, एक नया ट्रेंड भी आ रहा है, स्कोप भी बन रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में, बच्चों को बाकायदा एक कोर्स पढ़ाया जाता है जिसमें मीडिया एथिक्स के बारे में बताया जाता है, मीडिया लॉज रेगुलेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है, पैमरा के बारे में बताया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया लॉज के बारे में बताया जाता है। जो बंदा मीडिया के किसी अच्छे इदारे से पढ़ के आता है उसको तकरीबन मोर और लेस बेसिक जो रूल्स हैं मीडिया के या जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में उसको पूरी तरह आगाही होती है। जब एक बंदा जो एक मीडिया के साथ जिसकी बैकग्राउंड नहीं है, आई मीन कि वो किसी और डिसिप्लिन से उसने किया हुआ, पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है या वैसे ही कोई डॉक्टर आ गया उसने शुरू कर दिया, उसको जो मीडिया के लॉज है उसके बारे में वो नहीं है। इस वजह से आपको देखिए बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं आजकल, स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर। वो जो है ना ओपनली बातें कर रहे हैं और बाद में उनको ये पता नहीं है कि ये बात सोशल मीडिया पे करनी है नहीं करनी है, और तीसरे दिन ही वो इशू सोशल मीडिया पे एक हाइप आती है, यकदम वो डिसअपीयर हो जाता है इशू। तो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी कोई सेटिंग, कोई एजेंडा सेट नहीं होता है, यकदम वो बात होती है, उभरती है। रेटिंग के लिए लोग आ जाते हैं कि हम ऐसी बात करें कि लोग हमारे टीवी चैनल्स या जो वेब टीवी चैनल्स उसको लोग देखें, हमारी रेटिंग मिलेगी एंड दैट्स इट। उसमें मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन वही होती है जो रिप्रोड्यूस हुई होती है फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स। ये आप ज़रा नोट करें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो होती है ख़बरों की, मतलब वो एयर क्रैश है या वो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, किसी पॉलिटिशियन ने कोई बात की, वो फिर बाद में सोशल मीडिया पे आती है। बहुत कम इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट में, कोई पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे एस्टेब्लिशमेंट भी, दूसरे इदारे भी, ये भी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं फॉर इमेज बिल्डिंग। सम टाइम आपकी कुछ एजेंसीज भी इसको यूज़ करते हैं, कुछ और लोग भी जो होते हैं। सम टाइम्स कुछ खबरें होती हैं वो सोशल मीडिया से रिलीज़ कराई जाती हैं। जब वो सोशल मीडिया से रिलीज़ होती है फिर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो उसको ऑप्ट करता है, फिर उसके ऊपर एक हाइप क्रिएट करता है। मेजॉरिटी केसेस में मैंने जो देखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक खबर आई है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, पर सोशल मीडिया ने उसके ऊपर और सोशल मीडिया जो है ना ये थोड़ा लीनिंग टुवर्ड्स येलो जर्नलिज्म की तरह, थोड़ा सेंसेशनल मीडिया है, हाइपर मीडिया है कि जनाब वो आके बैठ जाते हैं, उनको ये नहीं पता, वो ऐसे तकरीर कर रहे होते हैं जितने भी वो वेब टीवी चैनल्स वाले हैं कि जिस तरह यानी कि वो पूरी हुकूमत को हिला देंगे या लोगों को बता रहे होते हैं कि जनाब ये चीज़ ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। देखें, जब आप पॉलिसी डिसीजंस जब हो रहे होते हैं ना,
मसलन प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, उनके पास डिफरेंट इनपुट्स आ रही होती हैं। उसमें आपका फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देख लें, उसमें फॉरेन ऑफिसर से, प्राइम मिनिस्टर से, आर्मी से, एस्टेब्लिशमेंट से, आपके डिफरेंट चीज़ों से आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं। उन इनपुट्स की बेस और पब्लिक से जो इनपुट होती है उसकी बेस के ऊपर फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है। सर लेकिन अगर हम येलो जर्नलिज्म की बात करें तो वो तो आता तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही सोशल मीडिया की तरफ है। देखिए उसमें सेंसेशनलिज्म की डिफरेंट लिमिट्स हैं। देखिए आप सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी आपको देखो डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर आपस में जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो लड़ पड़ते हैं, बाद दफ़ा गाली गलौज पे भी बात आ जाती है। लोग जिसे आप कहते हैं कि उसका डिसेंसी का दामन छोड़ देते हैं हाथ से, वो भी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। पर आप देखें कि जो अगर आप कंपेयर करें, देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके अंदर आप कोई ऐसी बुरी बात कर दें तो पैम्बरा उस चैनल को, उस एंकर को, उनको कोई ना कोई नोटिस तो जारी करता है, बिल्कुल जुर्माना लग जाता है। मुझे बताएं सोशल मीडिया में आप क्या करेंगे? अच्छा एक बंदा चलो पाकिस्तान में तो आप कोई रिपोर्ट करेंगे ना उनको। तो अभी अगर आप देखें एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है अपना सोशल मीडिया चलाया, वो तो उड़ा के रख देगा पाकिस्तान को, आप कितनी उसके कंप्लेंट करेंगे? जितने बात वो चैनल बना रहे जो मर्जी करे, अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान से बाहर बैठ के आप ऑपरेट कर रहे हो, आप तो बिल्कुल उसकी जनाब आप किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं। और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं वो आपकी बड़ी सेंसिटिव इश्यूज को लेके उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली लॉन्च्ड फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल सर, ये बड़ा राइट टाइम है कि हम आपसे ये पूछें कि अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को देखें, जो ट्रेंड्स हमारे सेट हो रहे हैं, अब क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में? देखिए जहाँ तक जो शुरू में पिछले 8-10 साल से सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो ग्रोथ आई है, ग्रोथ मज़ीद आएगी। पर इस वक्त जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है और एक बड़ा प्रॉब्लम आया है इसके अंदर, बहुत सारा पैसा जो है ना जो मेन स्ट्रीम चैनल्स को पहले मिल रहा था, अब वो शिफ्ट हो गया सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि उसमें और सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, क्योंकि वो फोकस्ड एडवर्टाइजमेंट है, जो आपको टारगेट चाहिए वो आपको मिल जाए। अगर वो एक के पास अगर 1 मिलियन व्यूवर्स है तो 1 मिलियन को मैसेज चला गया। अब इनको भी आगे, अब टिकटॉक आप देख लें, वो इंटायरली एक डिफरेंट मीडियम है, इंटायरली डिफरेंट मीडियम। अब देखें जिस तरह डिफरेंट मीडियम्स आते जा रहे हैं, डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो उसके बाद आपका जो एक वॉल्यूम है उसका जो आपने एक एलोकेट करनी है एडवर्टीजमेंट्स, वो भी डिफरेंट वो डिवाइड होना शुरू हो गई हैं। एक बात इस वजह से जो आपकी जो बहुत ज़्यादा पेज पहले मीडिया चैनल्स में मिल रही थी, अब वो डेफिनेटली उनको कट डाउन करना पड़ेगा। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग एक चीज़ बड़ी जो मैं समझता हूँ कि एक जो एंकर्स हैं उनको इतना पैसा देना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए एक स्लैब मुकर्रर करे, भैया आपका अगर 22वें ग्रेड का एक अफसर है, उसके इतना आर्मी का चीफ भी आप लगा लें, चीफ ऑफ आर्मी चाहे बाजवा साहब ले लें, उनकी कितनी पे है, या एक जो है वाइस चांसलर उसकी कितनी पे है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कितनी पे है, एंकर की उससे मिलियंस टाइम्स ज़्यादा, 1000 टाइम्स ज़्यादा पे है, शायद वो रेटिंग ज़्यादा ले जाते हैं। रेटिंग ज़्यादा नहीं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक लिमिट मुकर्रर होना, उससे क्या होता है, एक चैनल के अंदर मैं एक चैनल के हेड से मालिक थे, उनके साथ मेरी ज़रा गुफ्तगू हुई तो बादशाह शुरू हो गई। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमने उनको डेफिनेटली हमें रेटिंग चाहिए, हमें एडवर्टीजमेंट मिलती है, हमने उस बंदे को उधर ले आए। पर अब देखिए कि उसी प्रोग्राम के अंदर जो बंदा वो काम कर रहा था, वो उस प्रोग्राम का, उसके साथ जो पूरी टीम है, कोई 50,000 पे काम कर रहा है, कोई लाख पे काम कर रहा है, पूरी टीम जो है ना वो जिससे अंडर पेड है, उसको कम पैसे दे रहे हैं, एक बंदे को वो आप दे रहे थे। इस तरह जब आप गैप क्रिएट करेंगे, फिर हर बच्चे की ख्वाहिश ये होगी मुझे एंकर बनना है, मैंने वो नहीं करना। उससे ये होगा कि फिर एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाके ना आपको इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ तब होती है जब आप पूरी इंडस्ट्री के हर वर्कों को साथ लेके चलते हैं। अब जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका प्रिंट मीडिया तकरीबन उड़ गया, उसकी वो पे उस लेवल की मिल नहीं रही है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर मिल रही हैं। तो एक वेज बोर्ड बनना चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 और 4 डिफरेंट लेवल के आप एंकर्स बनाएं और उनको फिर टैक्स ब्रैकेट बढ़ाएं उनकी। अगर एक एंकर को दे रहे हैं उसकी टैक्स ब्रैकेट आप 30% करें। एक बंदा अगर 1 करोड़ रुपया ले रहा है तो उसके 30% टैक्स लगाएं उसके ऊपर, दे ना, उसकी 7 लाख में भी गुजारा हो जाएगा। गवर्नमेंट को भी तो पैसे आए ना, क्यों नहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही? करें, जो बंदे इसके ऊपर कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स ब्रैकेट उनकी हाई करें, वो अदारा पे ना करे, वो एंकर की जेब से जाए पैसे, टैक्स ब्रैकेट उनको लेके हम एक एक चीज़ करें। अब उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट या जो जितने इदारे हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके कुछ प्रो गवर्नमेंट होते हैं, कुछ एंटी गवर्नमेंट होते हैं, फिर वो ये भी एक इशू है। देखिए इसको तो एक जब पॉलिसीज़ बनाते हैं उसमें फिर आप अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं देखते, आपने लार्जर इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट देखना होती है चीज़ें। आप बनाएं ये चीज़ें करें, उससे ये होगा कि आप अब वेज बोर्ड कितने साल होंगे, वेज बोर्ड मालकान नहीं बनने दे रहे या जो ऊपर लोग बैठे वो बने। आज तक कभी किसी बड़े एंकर्स जो बैठे हैं या जो बड़े प्रोग्राम चला रहे हैं, कभी उन्होंने बात की है छोटे वर्कर्स के बारे में? क्यों करें बात?
वो कहेंगे मालकान कहें जी इन्होंने तनख्वाह घटा दो तो इन्हों दे दो, दैट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो ना वो लग जाए, कट लग जाए। तो ये भी एक इशू है। अब ग्रोथ की जहाँ तक बात है, जिस तरह पहले बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई है, फ्यूचर में भी चैनल्स आएंगे पर उसी सूरत में आएंगे या इन्हीं पहले तो जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं इनकी अब इकॉनमी हालत बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि अभी आपके मार्केट में वो पैसे का फ़्लो नहीं है, क्योंकि ये इकॉनमी के साथ चीज़ें चलती हैं। पैसे का फ़्लो आएगा, एडवर्टीजमेंट्स आएंगी तो आपके चैनल्स ग्रो करेंगे। अब चैनल्स गवर्नमेंट के ऊपर कितनी अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो कहा जी हमें उतनी एडवर्टीजमेंट देनी जितनी हमें रिक्वायर्ड है, तो पैसे तो फिर चैनल्स के पास प्राइवेट जो एडवर्टीजमेंट है वहाँ से आएंगे ना। अब वो भी आने, आपको पता है कि जो इकॉनमी की इस वक्त सूरत हाल चल रही है, तो उसके इस वजह से वो रेटिंग का एक सिस्टम आ गया है। अब रेटिंग का भी आपको पता मीटर्स नहीं हुए हैं, तो मीटिंग वो भी ऊपर नीचे चली जाती है रेटिंग। आज उसकी रेटिंग ऊपर चली गई, उसकी चली गई है मीटर चल, तो वो चीज़ें हैं सारी। ये जो चीज़ें हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, पर यह है कि ग्रोथ स्लो ग्रोथ होगी। अब जो जिस तरह बहुत तेज़ी से पहले ग्रोथ हुई थी जब इंडस्ट्री लॉन्च हुई थी, अब उससे थोड़ा। सर मैं उन लोगों के लिए सवाल करना चाह रहा हूँ जो लोग बिल्कुल डिग्री नहीं लेना चाह रहे और मीडिया स्टडीज़ की तरफ नहीं आना चाह रहे, वो कोई कोर्सेज़ करना चाह रहे हैं, कोई डिप्लोमास करना चाह रहे हैं, कोई थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं समझता हूँ कि तमाम जितनी भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको चाहिए देखें एनालिस्ट की ट्रेनिंग के लिए, एंकर पर्सन ट्रेनिंग के लिए, उनके बाद कैमरामैन ट्रेनिंग के लिए, लाइट की ट्रेनिंग के लिए, सेट डिज़ाइनिंग, डिफरेंट के शॉर्ट कोर्सेज 6 मंथ के, 1 ईयर के इनको करवाएं, ताकि जिस बंदे में ऑलरेडी स्किल है, उसके पास ऑलरेडी कोई बंदा पढ़ा लिखा है, उसके पास ऑलरेडी यानी कि इंफॉर्मेशन है, अगर वो बंदा अगर करना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो उसको 1 साल का डिप्लोमा करवा दिया जाए, तो उसके बाद वो अपने पूरे सिस्टम को हैंडल कर सके। तो ये बिल्कुल नीड ऑफ द टाइम है। HEC को भी चाहिए, यूनिवर्सिटी को बाउंड करें कि वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम शुरू करें ट्रेनिंग के लिए। उससे आपका गैप भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर हो जाएगा। जो गैप आपका इंडस्ट्री और जो एकेडमिया के दरमियान में वो कवर होगा शॉर्ट कोर्सेज़ के साथ। और ये स्पेशलाइज्ड कोर्स शॉर्ट कोर्सेज़ हो जो इंडस्ट्री से लोग आके पढ़ाएं। डेफिनेटली एकेडमिया में जो लोग मौजूद हैं, टेक्निकल लोग मौजूद हैं, वो कराएं। इंडस्ट्री के लोगों को बुला के उन कोर्सेज़ को स्पेशलाइज कोर्सेज़ कराएं 6 मंथ का। तो मिनिमम जो मैं समझता हूँ ना, ये जो 1.5 2 वीक के कोर्सेज़ हैं, इसमें आप वो उस लेवल का स्किल सेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मिनिमम 1 सेमेस्टर का कोर्स होना चाहिए, फुल फ्लैज कोर्स होना चाहिए, जिससे अगर कोई बंदा सीखता है तो उसको फिर हर चीज़ का पता हो। उसको अगर आपने एक एंकर बनाना तो उसकी पूरी उसकी तलफ़्फ़ुज़, उसका नॉलेज, उसको पूरी ट्रेनिंग दें। सर आप ख़ुद भी एक उस्ताद हैं, आपने पढ़ाया काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। जनाब कासिम अली शाह साहब भी एक उस्ताद की हैसियत से काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से। आप उनके काम को, लेक्चर्स को, किताबों को किस नज़र से देखते हैं? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो कासिम अली शाह साहब काम कर रहे हैं, और मैंने इनके यूट्यूब पर इनके क्लिप्स देखे हैं, और जिस तरह ये मोटिवेट करते हैं, एक्सीलेंट मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये, और इनकी बुक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं बड़े कम लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ, और ये काफ़ी अच्छा इनका इनकी एक फ्रेंडली वे है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। इनका एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जब इनकी वो आप कोई लेक्चर देखते हैं तो उसके बाद वो मैंने देखा, जब मेरी कुछ लोगों से डिस्कशंस हुई हैं, तो वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, वो अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि कोई भी चीज़ अब आप चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी का होना ज़रूरी है। जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो फिर ही आप पॉजिटिविटी आगे स्प्रेड करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो बाज़ दफ़ा लो एक्सट्रीम की वजह से हम चीज़ों को ले नहीं रहे होते। तो इस तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो लोगों को बता रहे होते हैं कि आपने पॉजिटिव साइड को देखना है, तो जब आप पॉजिटिव साइड को देखें तो आप पॉजिटिवली सोचेंगे, और आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही डिलीवर करेंगे। तो एक चेन रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से बहुत सारी चीज़ें जो है ना सोसाइटी के अंदर बनती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और जिस तरह ये इदारा काम कर रहा है, तो मेरी दुआ इनके साथ है, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, और मज़ीद पाकिस्तान में ऐसे नौजवान लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और इस वक्त दिस इज़ नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि सम टाइम्स मैंने खुद स्टूडेंट्स को मैंने देखा, जब मैं क्लास में कोई मोटिवेशनल बात करता हूँ या उनको बताता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल उसका उस्ताद होता है, टीचर होता है, वालदा होती है घर के अंदर, यूनिवर्सिटी, फादर होता है, और उसके बाद जो
आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, तो इस तरह के जो लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर कासिम शाह साहब के पढ़े हैं या और भी हमारे दोस्त कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेशनल चीज़ है जो लोगों को चेंज लाने में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो मीडिया स्टडीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनके एथिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।